नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडीर ऑफिशियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। राजनीति में उसी को बेहतर खिलाड़ी माना जाता है जो सामने वाले विपक्षी की चाल को समय रहते भांप ले और फिर उसका जवाब देने के लिए अपने से सही समय का चुनाव करे। उत्तर प्रदेश में राजनीति अब इसी तरह चल रही है। योगी आदित्यनाथ इंतजार करते हैं कि कब विपक्ष उनके ऊपर लगातार अपने प्रहार करते हुए अपनी रणनीति का खुलासा कर दे। उसके बाद फिर योगी आदित्यनाथ सही समय और सही जवाब चुनते हैं, क्योंकि पार्टी की तरफ से लगातार देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ उस पर ज़्यादा निर्भर नहीं रहते, खुली चुनौती को खुद से स्वीकार करते हैं और जवाब देते हैं। पिछले कुछ दिनों से जब से इटावा के कथावाचक वाला मामला चला, आपने देखा कि किस तरह से विपक्ष की इस पूरी चुनौती को नेतृत्व दे रहे अखिलेश यादव लगातार जातीय लड़ाई पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं, चूंकि उसमें जो पीड़ित हैं, जिनको पीड़ित माना गया और बताया जा रहा है, वो यादव हैं। तो लिहाजा उनके दो उद्देश्य साफ हो रहे, एक तो वो पीडीए में और दूसरा खुद के स्वजातीय वोटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने में लगे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ इस पूरे गणित को ये जानते हैं कि ये वो चाबी है जिसने पिछली बार कम से कम विपक्षियों को इस प्रदेश में सांस लेने का मौका दे दिया था। अब वो ये नहीं चाहते कि ये चुनौती 27 तक आते आते बड़ी हो जाए, लिहाजा उन्होंने खुद से संभाल लिया और फिर एक भामाशाह स्मृति, जो एक दानवीर भामाशाह जयंती पर एक प्रोग्राम में उन्होंने बहुत सीधा और सदा हमला बोला। वो जानते हैं कि अगर बंटते हैं तो कटते हैं, ये नारा बार बार अपने लोगों को इसलिए याद दिलाना जरूरी है क्योंकि उनके विपक्षी उसी जातिवाद पर अपनी पूरी रणनीति को केंद्रित किए हुए हैं, जिसके सहारे 24 में एक बड़ा उलटफेर उन्होंने कहा था। तो उन्होंने इसमें पूरे तौर पर कहा कि जाति के नाम पर समाज को बांटने वाले ये वही लोग हैं जिन्होंने सत्ता में रहते हुए माफिया के सामने नाक रगड़ी और सत्ता को गिरवी रख दिया था। जाति के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करने वाले आज भी घूम घूम कर समाज को बांट रहे हैं। पहले नौकरी के नाम पर वसूली करते थे, अब जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। उन्होंने फिर से कहा कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे का नारा उन्होंने कहा कि इसको याद रखना है। और मुझे लगता है योगी बार बार इसको इसलिए भी याद करा रहे हैं क्योंकि वे देख रहे हैं कि किस तरह से विपक्ष ने अपनी उस लड़ाई को उससे आगे नहीं जाने दिया। यानी वो ये कोशिश कर रहा है विपक्ष कि किसी भी तरह वो जो संगठित वोट बैंक है, जो हिंदू वोट बैंक के रोल पर तब्दील होता है, जब योगी आदित्यनाथ उसको उस लाइन पर ले जाने में कामयाब हो जाते हैं, वो उसके अंदर दरारें ढूंढ रहा है। और अब लगता है कि अखिलेश यादव को कोई एक ऐसी जगह मिली जहां से वो अंदर घुसकर इस किले को जीतना चाहते हैं। अब योगी आदित्यनाथ का अगर हम लोग गौर करते हैं तो वो साफ तौर पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको याद होगा मुलायम सिंह यादव, देश के उस समय प्रदेश के सबसे बड़े नेता मुख्यमंत्री, जब वो इलाहाबाद पहुंचे थे तो एक माफिया डॉन अतीक अहमद के कुत्ते से मंच पर हाथ मिलाते हुए दिखाई दिए थे। सत्ता का कोई क्षण, वो भी कोई भी इतना ज़्यादा क्षण कभी आपको दिखाई नहीं दिया होगा, जबकि एक माफिया डॉन जिस पर लगभग 4 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे, जिनमें हत्याएं और वो भी पुलिस कर्मियों की हत्याओं के आरोप, जिसके भाई के ऊपर दिन दहाड़े बलात्कार के मुकदमे, जो सरेआम कत्ल करते हों, गोलियां चलाते हों, उनके कुत्ते से मिलना और उससे हाथ मिलाना, उस तरफ इशारा कर रहे थे योगी आदित्यनाथ। उस वक्त को बता रहे थे कि ये वक्त लौट सकता है अगर बंटते हो तो। ये अपने वोट बैंक को जिस तरह इकट्ठा करने की कोशिश है, ये पुराना नारा है, पुरानी चीज़ है, लेकिन वो भी ये जानते हैं कि उसी जाति के पुराने रिटॉरिक के सहारे विपक्षियों ने नई जीत हासिल की थी, लिहाजा वो कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। उन्होंने कहा था कि वोट बैंक करने वाले जो घूम के समाज को बांट रहे हैं, ये नौकरी के नाम पर वसूली किया करते थे। आपको याद होगा
हज़ारों भर्तियों पर सवाल उठे, हज़ारों भर्तियां वहां जातिवाद और तमाम पैसे को लेकर उस वक्त जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी वो आरोपों के घेरे में आई थी। और वोट बैंक की राजनीति पर तो साफ है कि ये सबको मालूम है कि किस तरह से MY समीकरण के सहारे वो ये कोशिश करते हैं कि पूरी राजनीति इसलिए बदल जाए कि क्योंकि मुस्लिम यादव समीकरण एक बहुत स्ट्रॉन्ग समीकरण उत्तर प्रदेश में होता है, तो वो इसके सहारे हैं। तो योगी आदित्यनाथ खुद कमान संभाले हुए हैं। मुझे ये लगता है कि ये उत्तर प्रदेश की 27 की तैयारी में योगी अपने आप को आगे रखकर और बाकी संगठन उनका पीछे चलता है, कब अध्यक्ष का चुनाव होता है, कब यहाँ फिर ये फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं और वो किस तरह जवाब देती हैं, इससे पहले उन्होंने आगे जाकर सही समय पर बैटिंग करनी शुरू कर दी है। तो ये हम वहाँ देख रहे थे। लेकिन आज हमारी जो खबर है वो तो हम लोग एक अपडेट के तौर पर थे, लेकिन केरल से है। जो आज का विश्लेषण है वो केरल पर है कि क्या कम्युनिस्ट जो हैं वहाँ इस बार उलटबांसी कर रहे हैं। क्या कम्युनिस्टों को ये समझ में आ गया कि अब हिंदू वोटों को जिस तरह से वो मुस्लिम वोटों के लिए दांव पर रख देते थे, या उनको लगता था कि मुस्लिम वोटों का एक मत होकर उसको रिझाने से शायद काम चलेगा, जब वो हिंदुओं के प्रति जो है एक खास किस्म की वितृष्णा शो करेंगे या उनके प्रतीकों को अगर वो अपमानित भी करना चाहें तो उससे उनको वोटों का फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अब शायद मुझे लगता है कि ये थोड़ा दिक्कत उनको लग रही है। मैं पहले घटना पर जाऊंगा और फिर बाद में इसका विश्लेषण रेफरेंस के साथ करूंगा। दरअसल केरल के स्कूलों में जुम्बा को लेकर मुस्लिम लोगों में नाराजगी शुरू हो गई। जुम्बा एक नृत्य है जो इधर वेस्ट का नृत्य माना जाता है और उसको इस साल के शैक्षणिक कार्यक्रम में सामान्य शिक्षा विभाग ने उसको शामिल किया है और ये इसका उद्देश्य बताया गया छात्रों में तनाव को कम करना और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बढ़ते खतरे से रोकने के लिए एक स्वस्थ माहौल देना, यानी स्कूल में उनका इंगेजमेंट बढ़ाना है। इसके लिए जो ये शुरुआत हुई थी मंगलवार को एर्नाकुलम सरकारी बालिका उच्चतर माध्यमिक विश्वविद्यालय में नृत्य का प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। इसके जैसे ये शुरू हुआ उसके तुरंत बाद विवाद खड़ा हो गया और मुस्लिम समूह जो वहाँ हैं वो तुरंत एकदम मैदान में उतर आए और उन्होंने इसकी आलोचना करने की कहा कि ये उनके नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों के विपरीत है। दरअसल बहुत अरसे तक पूरी दुनिया में कम्युनिस्टों ने मुस्लिम कट्टरवाद को एक फेस के तौर पर छुपाने की कोशिश की, उसको उन्होंने सांस्कृतिक विविधता का नाम दिया और धीरे धीरे वो इस लेवल तक पहुंच गए कि अब उनको खुलेआम ये कहने में कि उनको क्या चाहिए और वो जो चाहे भारत के संविधान से टकराता हो या न टकराता हो उससे उनको कोई परहेज़ नहीं। पिछले कुछ समय से अगर हम लोग दशकों की बात करें तो केरल कई बार ऐसा दिखने लगता है कि जैसे वहाँ शरिया आधारित शासन की तरफ बढ़ती हुई एक पूरी भीड़ दिखाई दे रही हो। PFI वहाँ से चलता है। एक और हैरानी की बात है कि सरकार ने PFI पर तो रोक लगाई, लेकिन उसका जो छात्र संगठन माना जाता था जो उसके मेन होते SDPI अभी भी काम कर रहा है और वो उसी तरह काम कर रहा है जिस तरह से PFI से उम्मीद की जाती थी। अभी मैं एक आप लोगों के साथ स्टोरी भी मतलब मैं उस चार्जशीट पर बात करना चाहता था कि जिस तरह से ये ट्रेनिंग दी गई थी और कितने लोगों की हत्या के लिए वो तैयार किए जा रहे थे। वो पूरी लिस्ट थी जिसमें जजों के नाम है, राजनेताओं के नाम है। ये केरल की उसमें है जिसमें ट्रेनिंग हुई थी उस पर। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो इस पहल का इस्लामी संगठनों ने विरोध करना शुरू कर दिया। समस्त केरल सुन्नी युवजन संगम जिसको SYS कहा जाता है, उसके राज्य सचिव ने साफ तौर पे फेसबुक पोस्ट पे कहा कि जुम्बा नृत्य नैतिक मूल्यों के खिलाफ है और माता पिताओं से कार्यक्रम के प्रभाव पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। अब ये मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन है, ये एक अलग है। उन्होंने इसके निर्णय लेने की प्रक्रिया पे सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा जब स्कूलों में इस तरह का कार्यक्रम शुरू किया जाता तो गहन विश्वसनीय अध्ययन किए जाने चाहिए। क्या विभाग ने कोई अध्ययन छात्रों के साथ, अभिभावकों के साथ या किसी भी पेरेंट्स के साथ या टीचर्स के साथ इस पर बातचीत हुई हो? इसके अलावा फिर एक और विजडम इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, मैं आपको सिर्फ ये नाम इसलिए पढ़ के सुना रहा हूं कि एक राज्य में
ये इतने ज़्यादा संगठन खड़े हो गए और इस राज्य पर इसलिए ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ गाय का सरेआम जिस तरह से उसको काट के, चूंकि यहाँ गाय, याद होगा आपको जब गाय गौ रक्षा पर बहुत बड़ा मूवमेंट इधर नॉर्दर्न इंडिया में हुआ तो उस वक्त कांग्रेस के नेता ने वहाँ सरेआम गाय को काटने का प्रोग्राम किया था। तो उस राज्य में इसके पीछे, क्योंकि वोटों के लिए क्या हालत हुई थी, उस राज्य में क्या हो रहा है उस वोटों के लिए, उस पर मैं इसीलिए संगठनों के नाम ले रहा हूं। पीएफआई और एसडीपीआई तो छोड़ दीजिए, इन संगठनों के बारे में शायद आप लोगों को मालूम भी नहीं है कि मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन ने भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, फेसबुक विजडम इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव ने कहा कि एक शिक्षक के रूप में इस कार्यक्रम को लागू करने से मना कर दिया, यानी वो टीचर्स हैं और अपने बेटे को इसमें अनुमति लेने का, भाग लेने की अनुमति नहीं देंगे। कार्यक्रम के प्रचार की आलोचना की। उसने कहा ऐसी संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसमें लड़के और लड़कियां कम से कम कपड़े पहनकर संगीत की लय पर एक साथ नृत्य करते हों। यानी आप किसी भी मॉडर्न एजुकेशन की किसी भी बात को आप केरल में लागू नहीं कर सकते। याद होगा आपको केरल में किस तरह से नकाब पर और हिजाब पर जो एक बड़ी लड़ाई हुई थी, जिसको एक बड़े तबके ने एक बड़ी जीत के तौर पर देखा, पूरे देश में देखा। मैं उस पर फिर जाऊंगा क्योंकि इससे आगे खबर का एक हिस्सा वो भी है। तो हम लोगों ने ये देखा। इसके बाद उन्होंने लिखा कि ऐसे ऐसे लोग हो सकते हैं, इसे प्रगतिशील मानते हो, मैं नहीं हूं उनमें से, और मैं मानता हूं इस मामले में पुराने विचारों वाला हूं। उन्होंने कहा कि ऐसे कुछ लोग और चाहते हैं लेकिन उन्हें परिणाम भुगतने का डर है, इसीलिए वो सामने नहीं आ रहे हैं। अब इस पर जो है उच्च शिक्षा मंत्री, चूंकि खबर तो वहीं से शुरू होगी कि सरकार क्या कह रही है। सरकार ने इस पहल का जोरदार बचाव किया है। ये कहानी है, ये वो क्रक्स है जो ये बताता है कि क्या वाकई केरल की राजनीति में बदलाव आ रहा है। क्या वामपंथी दल अब मुस्लिम वोटों के प्रति जो उनका मोह था उसको छोड़ के वो हिंदू वोटर्स और क्रिश्चियन वोटर्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। क्योंकि हाल फिलहाल के जो चुनाव है उन्होंने साफ किया है कि हिंदू मतों को इस तरह से मुस्लिम मतों के लिए दांव पर लगाने की ये कम्युनिस्टों की कोशिश केरल में उनके लिए उल्टे परिणाम ला रही है। अब हम लोग, उन्होंने पुरानी आपत्तियों को पुरानी विचारधारा में निहित बताकर खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हम 21वीं, ये शिक्षा मंत्री की बात है, उस शिक्षा मंत्री आर बिंदु, उन्होंने कहा कि हम जो है 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं। ये 2025 है, हम 19वीं सदी या आदिम मध्ययुगीन काल में रहने जो इस तरह के प्रयासों का विरोध करते हैं वे अंततः खुद को अलग थलग कर लेंगे। उन्होंने कट्टरपंथी रूढ़िवाद के उदय पर चिंता व्यक्त की और आदिम सोच, भेदभाव और बहिष्कार के पुनरुत्थान की आलोचना की। महिलाएं अंतरिक्ष में जा चुकी हैं, दुर्भाग्य से कुछ और महिलाएं अभी भी सदियों पुराने विचारों से चिपकी हुई हैं। आप इनको गौर कीजिएगा, ये वो समय है जब सरकार ने सबरीमाला में किस तरह से हिंदुओं के उस पर जो एक आपको याद होगा एक उसके तौर पर कि वो जो है कार्यकर्ता के तौर पर महिला अधिकारों के नाम पर एक मुस्लिम महिला तक वहाँ पहुँची थी और वो किस तरह के उसके वीडियोस थे वो सब बाद में सामने आए थे। उस वक्त पूरी ताकत के साथ केरल सरकार उनके साथ लगी हुई थी, यानी कम्युनिस्टों की सरकार। उसके बाद आपको याद होगा कि हिजाब वाले मसले पर केरल सरकार का रुख क्या था, लेकिन ये रुख उस समय है और उस पर अटैक करते हुए कि कुछ महिलाएं अभी भी सदियों पुराने विचारों से चिपकी हुई हैं। अगर आप हिजाब पर बात करते हैं तो उसको किस विचार के साथ जोड़ते हैं, ये सब है। और चूंकि इसमें बच्चे यूनिफॉर्म में उन्होंने बहुत सारा हवाला दिया कि भाई इसको उन्होंने कहा कि ये जेंडर न्यूट्रल। इससे पहले अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आखिर ये अलग रुख क्यों दिख रहा है, क्योंकि 2022 में सरकार ने, वामपंथी सरकार ने जेंडर न्यूट्रल यूनिफॉर्म और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ सुधारों को लागू करने की कोशिश की थी। एक निर्णय लिया गया था, जो गजट नोटिफिकेशन था उसमें यूनिवर्सल वो नहीं था, जेंडर न्यूट्रल यूनिफॉर्म का जिक्र नहीं था, लेकिन उसको लागू किया जा रहा था। तो स्कूल की पाठ्यक्रम समिति ने सुझाव दिया था कि अलग अलग जो छात्र हैं, यानी जेंडर के आधार पर लड़के लड़कियां जो अलग अलग बैठते हैं उनको भी अलग बैठने की कोई बाध्यता नहीं, वो एक साथ बैठ सकते हैं और उनको अलग अलग बैठने की व्यवस्था को हटाया जाए। दूसरा, जेंडर न्यूट्रल ड्रेस होगी। इस पर आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह से वहाँ इन्हीं तमाम जो मुस्लिम संगठन हैं उन्होंने सरकार पर किस तरह के हमले बोले। यहाँ तक कि एक संगठन के शख्स ने तो ये तक कहा कि विजय, जो मुख्यमंत्री विजयन है, अगर उनकी पत्नी
पैंट पहनकर जाती हो तो ये बाकी तमाम औरतों पर ये पैंट पहनना लागू नहीं किया जा सकता, उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। और सरकार ने, आपको ये हैरानी होगी कि सरकार ने ये फैसला वापस ले लिया था और उस दबाव में आकर उसने कहा था कि नहीं, हम इस तरह का कोई फैसला नहीं लिया गया। तो ये फैसले जब इस तरह से लिए गए, जब तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया गया, तो धीरे धीरे ये तो ताकत बढ़ती जानी थी। अब आप ऐसा क्यों है कि उनको, जो ये मैं जिसको विश्लेषण की तरफ ले जा रहा हूं कि आखिर अगले साल तक के चुनाव में क्यों पहली बार इस तरह से इतने कटु शब्दों के साथ कम्युनिस्ट पार्टी जो है मुस्लिम संगठनों पर कूद रही है। ये इसलिए क्योंकि जो परिणाम आया था चुनाव का 2024 का और अभी जो नवंबर में परिणाम आया है, उसने ये बता दिया कि सीपीएम जो एलडीएफ है, यानी लेफ्ट मोर्चा है, उसकी तमाम कोशिशों के बावजूद मुस्लिम वोटर्स उसकी तरफ नहीं आ रहा है। मुस्लिम वोटर कांग्रेस और आईयूएमएल के साथ है और अब इसीलिए आईयूएमएल को अभी इसी वर्ष में एक ने ये तक कहा कि वो कम्युनल की पूरी उस पर जा चुका है। इससे पहले ये शब्द आप उस कम से कम कम्युनिस्ट पार्टी के हार्ड कोर हमले उन पर नहीं सुनते थे। दरअसल केरल में जब लोकसभा चुनाव आए थे तो उसमें लोकसभा चुनाव में 20 में से सिर्फ एक सीट हासिल हुई थी उनको, एलडीएफ वालों को सिर्फ एक सीट हासिल हुई थी और उन एक सीट बीजेपी को मिली थी और बाकी सीटें जो हैं उसके ऊपर आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस को मिली थी। इस पर उन्होंने ये अलग बात है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं कह रहा हूं कि 2019 में याद होगा आपको, एक बार जब हार हुई थी तो 2014 की बुरी हार या 2019 की बुरी हार के बाद याद होगा एंटनी कमेटी बनाई गई थी, जिसमें एंटनी ने कहा था कि मतदाताओं को ये लगा, बहुसंख्यकों को, कि ये सरकार माइनॉरिटीज की तरफ ज्यादा झुकी हुई है। यानी उसको उन्होंने इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए पार्टी से कहा था, लेकिन पार्टी चूंकि राहुल गांधी या सोनिया गांधी जो भी अपने तरह से सोच रहे थे, पार्टी ने वो नहीं किया। पार्टी और ज्यादा आपको दिखेगी कि उसने कुछ कॉस्मेटिक चेंज जरूर किए थे, लेकिन धीरे धीरे मुस्लिम मतों को, ऐसा बहुसंख्यकों को लगा कि कोई भी चेंज नहीं आया है, लिहाजा ये तीसरी बार वो सत्ता से दूर है। इस बार उसको 99 मिल गए। लेकिन इसी तरह से जब 2019 के लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हार हुई थी केरल में, तो सीपीएम की जो केंद्रीय समिति थी उसने राज्य नेतृत्व को पारंपरिक हिंदू मतदाताओं को आकर्षित करने की रणनीति बनाने की सलाह दी थी। ये उन्होंने बाकायदा केंद्रीय समिति ने एक मीटिंग के बाद कहा। उन्होंने कहा कि ये जो है जो इस तरह से जो एक तरफा तुष्टीकरण की कोशिश और सिर्फ मुस्लिम वोटों पर जो नज़र गड़ाई जा रही है, उसको बदलना होगा अगर आपको अपनी सत्ता को बनाए रखना है। तो सत्ता वापस तो चली आई, अगर हम लोग उसको देखते हैं कि चुनाव में तो वापस आए, लेकिन लोकसभा में जिस तरह इस बार बुरी तरह हारे, वोटों के परसेंटेज कम हुए, तो वो इसको 2019 के साथ नहीं देख रहे हैं। अगर आपको बहुत सारा लगेगा कि पहले भी ऐसा हुआ था, लेकिन नहीं, इस बार उनके पास जो उनका सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता था, जो वो एलडीएफ के लिए सबसे महत्वपूर्ण अझावा जो कम्युनिटी है, जो बहुत बड़ी कम्युनिटी है, उसने इस बार टूट के बीजेपी को वोट दिया। यानी जो हिंदू वोटर्स के सबसे बड़े स्ट्रॉन्ग वोट बेस था, उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा जो है एलडीएफ से टूट के बीजेपी की तरफ चला गया। यानी ये पहले जैसा दौर नहीं रहा। तो एलडीएफ का वोट बैंक इस बार जो है जो मतलब कम हुआ और इस बार और कम हुआ। अब जो देखते हैं कि उनका शेयर जो है लगातार वहां से गिरा जहां मुस्लिम वोटर्स उनके साथ थे। वोटों में परंपरागत जो वामपंथी गढ़ थे वहां भी गिरावट आई। तो यहां इस तरह से कुछ क्षेत्र में उम्मीदवार 1-1 लाख वोटों से हारे। इतनी बड़ी हार के साथ अगर हम लोग देखते हैं तो जो इस बार उनका एलडीएफ की जो उसका था 6.14 था, ये गिरावट साफ तौर पर, मतलब उनकी जो सहयोगी थी वो उसके पास 6.14 था और इनके पास 25.82 था। यानी सीपीएम के पास इतना था, सीपीआई के पास 6.12 था। वोटों में जो गिरावट थी ये सीधे तौर पर वामपंथी गढ़ों में थी, चूंकि जो हिंदू वोटर है वो वहां से शिफ्ट कर रहा था। और इस बात को तब तक सीपीएम को लग रहा था कि नहीं, वो मुस्लिम वोटों के प्रति अगर समर्पित रहती है तो शायद जीत के गणित उसके आस पास रहेंगे। अब जैसे कन्नूर के थाली परंबा में, वहां जो सीपीएम का गढ़ था, वहां यूडीएफ के उम्मीदवार 8000 वोटों से ज्यादा से जीते।
कुछ उम्मीदवार तो एलडीएफ के जो 2019 में मतलब जिनको वोट मिला था, उनके हार का अंतर इतना बढ़ गया, वो 1 लाख से ज्यादा हो गया और ये रणनीति विफल रही। मुझे लगता है ये रणनीति मुस्लिम सीपीएम ने अभियान के दौरान मुस्लिम सीटों के लिए, गाजा पर हमला, सीए के लिए जबरदस्त वो, और समान नागरिकता संहिता के लिए पूरी जबरदस्त जो है पूरी कोशिश की। और फिर आपने देखा जिस तरह से वक्फ वाले मसले पर परमम वाले गांव में जिस तरह से हल्ला हुआ, और जो क्रिश्चियन कम्युनिटी थी वो भी, जो पहले कांग्रेस और इसके बीच में थोड़ा बंटती थी, वो भी धीरे धीरे बीजेपी की तरफ गई। तो ये उनको समझ में आने लगा। कम्युनिस्ट पार्टी अब ये जान रही है कि अगर उसको, सत्ता तो बड़ी चीज है, उसको अगर अब सरवाइव करना है इस अकेले राज्य में जिसके पास उसके सत्ता की कोई उम्मीद हो सकती है, चूंकि अभी वो सत्ता में है, वरना पूरे देश से कम्युनिस्टों का सफाया हो चुका। जो कम्युनिस्टों के सबसे बड़े हथियारबंद दस्ते भी हैं वो भी साफ हो रहे हैं। 2026 मार्च 31 तक उनको खत्म कर दिया जाएगा, ये गृह मंत्री कह चुके। तो मुझे लगता है कि ये कारण है जिसके चलते अब हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी को सीधे तौर पर मुस्लिम जो वोट बैंक को जो रिझाने की उसकी कोशिश थी, इसकी बजाय अब वो सेकुलर दिखना चाहती है। मतलब वो ये कोशिश करना चाहती है कि वो सिर्फ मुस्लिमों की तरफ झुकी नहीं हो, और इसके तरह वो इजावा जैसे और जो बाकी उसके हिंदू वोट बैंक है उनको वापस कैप्चर करना चाहती है, जिनको बीजेपी ने लिया है। और ये बड़ी चोट उनके लिए हो सकती है। तो ये जो तमाम था 24 में, ये उसकी रणनीति फेल हुई थी, जो पूरी तौर पे जहां पार्टी को कासरगोड से पलक्कड़ तक फैले जो मालाबार क्षेत्र है, जहां मुस्लिम संख्या सबसे ज़्यादा है, 25% से ज़्यादा है, ये चुनाव परिणाम उसके लिए बताते हैं कि एलडीएफ के सामने अब अपने पारंपरिक वोट को रोकना मुश्किल हो रहा है। दरअसल वो कहा जाता है कि चौबे जी छब्बे जी बनने गए, दूबे जी बन के लौटे, उस तरह की हालत वहाँ हो रही है। क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी को अब ये लगने लगा कि अब जो है किसी भी तरह से मुस्लिम वोटर्स को भी कांग्रेस से खींचा नहीं जा सकता, क्योंकि केंद्रीय लेवल पर, केंद्रीय स्तर पर सिर्फ कांग्रेस ही एक बीजेपी को हटाने के लिए एक ताकत भर सकती है। ये बात केरल के लोगों को समझ में आई। बाकी तमाम जगह भी आप देखते हैं जहाँ कांग्रेस सीधी टक्कर में है, वहाँ अगर मुस्लिम पैटर्न देखते हैं तो वो किसी रीजनल पार्टी को जाने की बजाय कांग्रेस के पास जाता है। तो वही केरल में दिख रहा है, और इसीलिए केरल की राजनीति में एक बड़े बदलाव को हम इसके सहारे देख रहे हैं। अब मुझे लगता है कि वो जो बीजेपी को जो वोट मिल रहा है, जिस तरह हिंदू वोट मिल रहा है, वो बड़ी परेशानी का सबब अब कम्युनिस्ट पार्टियों के लिए हो रहा है। और कम्युनिस्ट पार्टी शायद पहली बार उनको ये समझ में आ रहा है कि हिंदू वोटर्स अब ध्यान चाहता है, अब वो बटकर वोट करने की बजाय कई बार इकट्ठा होकर भी वोट कर सकता है, और यही परेशानी है। तो इसीलिए मुझे लगता है केरल की एक घटना को मैं इसलिए भी जिक्र कर रहा हूँ कि केरल में अभी 20 जून को एक महिला ने, 19 जून की बात हो सकती है वो डेट है, वो अपने घर में मृत पाई गई। जब उसको चेक किया गया, उसके पति और 3 छोटे बच्चे हैं। जब उसका रसीना नाम की ये महिला थी, जब उसको पुलिस ने चेक किया, क्योंकि वो एक गैर मुस्लिम युवा से बात कर रही थी, लिहाजा भीड़ वहाँ पहुँची, कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे, जो कि पीपुल्स पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई की राजनीतिक शाखा, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के 3 कार्यकर्ताओं को, जिनको गिरफ्तार किया गया, ये भीड़ के साथ वहाँ पहुँचे। और उन्होंने क्या किया, ये भी गौर करने की बात है कि ये जो है पिनराई विजयन के धर्मधाम विधानसभा क्षेत्र की घटना है। तो ये उसने बताया कि जब वो बात कर रही थी उनको पकड़ा गया, तो उनके वीडियो बनाए गए, उससे फ़ोन छीन लिए गए, उसके फ़ोन के वीडियो और उन सबको पब्लिक किया गया। और वो महिला अपने घर पहुंची, वो समझ गई कि अब वो जो है घर भेजे जाने के बाद, ये घटना रविवार को 3:30 बजे कन्नूर कुथुपरम्बा रोड पर हुई। रसीना अपने 2 पहिया वाहनों पर थी और मस्जिद के पास अपनी कार में बैठे एक व्यक्ति से बात कर रही थी। अचानक आदमी आया और कार में झांकने लगा, और जल्दी और लोग आने लगे। करीब 25 लोग पहुंचे और उन्होंने महिला से कहा कि आप जाओ, और उसके बाद कार में बैठे हुए व्यक्ति को पकड़ लिया। जो एक उससे बातचीत शुरू हुई, तो उन्होंने कहा कि किसी ने मुझे बुलाया, मैं वहाँ पहुँचा और उन्होंने उसको मेरी बेटी अपने घर लौट आई।
अब जब स्थानीय वहाँ ले जाया गया एसडीपीआई ऑफिस में रईस को, तो उसको 8:30 बजे तक रखा गया, उसके साथ मारपीट की गई, उसका फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट जब्त कर लिया जो उसकी कार में थे, और बाद में उसके परिवार को बुलाया और उन्हें उसके साथ जाने दिया, लेकिन उसके गैजेट वापस नहीं किए। और उनके बाद वो जो है उसको ये खबर पता चली, वो रोती रही, और उसके बाद उसने उसको काउंसलिंग पर ले जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले उसने सुसाइड कर लिया। इस घटना पर भी सरकार ने एक एक्शन लिया और एसडीपीआई के 3 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। इसके बावजूद आप इसमें बदलाव ये देखिए कि फिर बाद में खुद महिला के परिवार वालों ने ये कहना शुरू कर दिया कि साहब वो जो है वो तो समझाने गए थे, वो लोग, उनका कोई विरोध नहीं था, और एसडीपीआई ने इस पर एक जुलूस निकाला। मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये लगातार आप देखेंगे महिलाओं पर एक लगातार जो एक पूरा प्रेशर लगातार इस्लामिक संगठनों की तरफ से किया जाता है, वो इसी तरह से इसको यूपी में आ जाते हैं। मैं इसको यूपी वाले घटना पे ले जा रहा हूँ, क्योंकि जो हैदरी ग्रुप का मैंने आपसे जिक्र किया था उसमें और डिटेल आती जा रही हैं, और ये डिटेल पहले से भी ज़्यादा सनसनीखेज आती जा रही हैं। ये तो आपको मालूम ही हुआ कि कैसे वो जो लोग पकड़े गए उनमें से एक अपने ही मदरसे में एक नाबालिग बच्चे के साथ लगातार कुकर्म कर रहा था, उसके वीडियो मिले, 40 से ज़्यादा उसमें पॉर्न मिले, वो जो वहाँ इमाम पकड़ा गया था। लेकिन अब पुलिस एक ऐसे शख्स को ढूंढ रही है जिसने इस पूरे ग्रुप को बनाया था। 3 हफ्ते से ये ग्रुप 3 हफ्ते से पुलिस की नज़र में आया था, जब उनका एक वीडियो ऑनलाइन आया था, आपको मालूम है, जिसमें वो एक महिला को जो है पकड़कर उसको, जो गैर मुस्लिम के साथ वो खड़ी थी बच्ची, उसके साथ उन्होंने जिस तरह की वो किया, उसका वीडियो, वो बाकायदा उसको शर्मिंदा करना, उसको जलील करना सड़कों पर, और उसके बाद उसका वीडियो अपलोड करना, ये हैदरी ग्रुप का था। अब तब ये लगा शुरू में कि शायद ये एक छोटा सा लोकल का ग्रुप होगा। अब जैसे जैसे धीरे धीरे पता चल रहा है, तो पता चलता है कि बाकायदा उसके लिए पैसा मांगा जा रहा था, एक ऐसे समूह की सदस्यता के लिए दान मांगा जा रहा था जो कथित तौर पर दूसरे धर्मों के पुरुषों के साथ देखे जाने वाले अपने ही समुदाय की महिलाओं और लड़कियों को निशाना बनाता था, उन्हें परेशान करता था। जब पूछताछ की गई और उन लोगों से जो गिरफ्तार किए गए लोग हैं और उनके सेलफोन देखे गए, तो एक इमाम की भूमिका सामने आई। अब इस इमाम को जो है ढूंढा जा रहा है, क्योंकि इमाम ने समूह की सदस्यता के लिए सोशल मीडिया पर QR कोड भेजा हुआ था, जो इसके लिए दान मांगते थे, यानी सदस्यता के लिए जान मांगा जाता था। इसमें अब तक 6 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें 22 वर्षीय रियाजुद्दीन है, जो स्थानीय मस्जिद में एक इमाम के तौर पर काम करता था। बाकी लोग जो आरोपी हैं उनमें शहबाज और सूफियान है, समीर रजा है, जैश, सानू और नबी हसन है, जो सब लगभग 20 साल के इर्द गिर्द है। ये लोग क्या करते थे कि आसपास देख के उसके पास जाते थे और उसको असहज महसूस कराने के लिए उसका विरोध करते थे, उसके कैरेक्टर पर टिप्पणियां करते थे, वीडियो रिकॉर्ड करते थे, और बाद में इन वीडियो को वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते थे। ये समूह जब पुलिस के पास आया, क्योंकि जब वो हुआ, इसके बाद जब ये पता चला कि अब जांच ये हुई कि ये समूह 1 लाख रुपया इकट्ठा किया। अभी तक की जानकारी है, दानकर्ताओं का विवरण एकत्र करने पे ये इकट्ठा किया जा रहा। पुलिस ये पूछ रही है, शायद इसके तरफ ज़्यादा है कि ये पैसा इकट्ठा किस लिए किया जा रहा था, क्योंकि जिन 2 बैंक खातों में ये राशि आई उनको तो फ्रीज कर दिया गया है। अब पुलिस का ये कहना है कि जब वो इमाम पकड़ में आएगा तभी ये पता चलेगा, क्योंकि जो वो लोग हैं उन्होंने बताया कि उनके पास ये मैसेज आते थे। इसमें PFI के भी कुछ मैसेज पाए गए हैं, कुछ और भड़काऊ मैसेज पाए गए हैं, जिसमें दूसरे धर्मों को लिए जो सारे शब्द कहे जाते हैं वो सब किए गए हैं। इसीलिए अब वो ये कर रहे हैं कि वो कौन है, उसके पास कहाँ से ये सूचना आ रही थी और कौन लोग ये शुरुआत की जांच में तो ये पता चला था कि ये छोटा सा एक स्वयं प्रेरित ग्रुप है, लेकिन अब पाया गया कि 50 से ज़्यादा सोशल मीडिया ग्रुप ऐसे हैं जिन्होंने अपने नाम का, जिनके नाम हैदरी दल से शुरू हो रहे हैं, और फिर उन पे जिले, राज्य और उसका RTO कोड भी लगा हुआ है, जो क्षेत्रीय प्रयोगशाला, यानी इतने सारे जिलों में लगता है कि राज्य के अलग अलग इलाकों में, यहाँ तक कि उसके बाहर भी ऐसे ग्रुप बने हुए हैं। मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ इसको क्योंकि SDPI और दूसरे तमाम दल AIMIM के लोग भी इस तरह की अलग अलग संगठन वो और अलग अलग घटनाएं आप वीडियोस में देख चुके हैं और अलग तरफ भी देखा। ये
शुरुआत 8 जून को आई थी, जहां उस लड़की के साथ छेड़छाड़ का वीडियो वायरल हुआ था और पुलिस ने फिर इसमें उन लोगों को अरेस्ट किया था। अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और इसमें 353 लगाई गई थी बीएनएस की और 196 और साथ में 79 यानी महिला की विनम्रता को अपमानित करने के इरादे से शब्द, इशारा या कार्य और 126 गलत तरीके से रोकने के 7 मुकदमे थे। उसके बाद ये वीडियो डिलीट हुए हैं, लेकिन अभी भी अलग अलग जगह से जो और इनका जो पढ़ाई का वो है वो भी आप जान लीजिए। इनमें से एक जैश जो है यूनानी विद्यालय का छात्र था चिकित्सा का, शानू इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, शहबाज, समीर और रियाजुद्दीन ने वीडियो रिकॉर्ड किए थे, जबकि जैश और शानू ने उनको आपत्तिजनक भाषा के साथ पेश किया गया था। और ये वीडियो नबी हसन ने वीडियो शेयर किए थे और नबी के जब सेलफोन को चेक किया जा रहा था उसी में नाबालिग लड़के के साथ यौन उत्पीड़न और उसको रिकॉर्ड किया था। तो मुझे लगता है उसके खिलाफ तो पॉस्को के अधिनियम के साथ भी मुकदमा दर्ज हो गया। तो हैदरी हो या तमाम संगठन, अगर आपको कोई घटना अलग अलग दिख रही है तो ये हो सकता है कि उसका कहीं बड़ा इम्पैक्ट हो और ये चीज़ें अब सामने आ रही है। मुझे लगता है कि सरकारों को इस पर गौर करना चाहिए कि आखिर ये चल क्या रहा है, क्योंकि उससे पहले मध्य प्रदेश में आपने देखा था कि हिंदू लड़कियों को जानबूझ के टारगेट करना, उनको उनके साथ रिश्ते बनाना, शारीरिक रिश्ते बनाना और फिर बाद में उनके वीडियो बनाकर उनको और ब्लैकमेल करना, ये अभी हाल फिलहाल का मध्य प्रदेश का बड़ा खुला है। लोगों के जहन में सिर्फ अजमेर था, अजमेर से तो ये मामला शुरू हुआ था। दरअसल बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि क्या बजरंग दल के लोग इस तरह नहीं करते या वो नहीं करते, इस तरह के आपको सवाल जवाब दिखाई देंगे। दरअसल हो सकता है कि ये कहानियाँ बिल्कुल आपको बराबर लग रही हों, लेकिन इनमें एक कारण है। इन तमाम घटनाओं में अभी तक ये नहीं आया कि जो मुस्लिम लड़कियों के साथ या महिलाओं के साथ जो बात करते हुए गैर मुस्लिम लोग पकड़े कि उन्होंने कोई अपना नाम बदला हो या कोई अपना पता छिपाया हो या अपना धर्म छिपाया हो। ये अभी तक कोई नहीं दिखाया गया, क्योंकि जब शक का कारण ये तय होता है कि आप जब अपनी असली पहचान छुपाते हैं, जब आप अपना धर्म छिपाते हैं, नाम छिपाते हैं और अगर ये भी कोई बात नहीं, आप उसके बाद दूसरे धर्मों की जो पहचान है उसको इस्तेमाल करते हैं ताकि उस लड़की को या उस औरत को इस्तेमाल किया जा सके, तो ये तब जाकर सवाल बनता है। नहीं तो हम उस तरह का कोई भी हिंदू मुस्लिम का सवाल इसमें नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि हम आज के लिए इतना ही और खबरों के साथ मिलेंगे। कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।